जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं अपने आज क्लास की तरफ। और देखते हैं आज हमारा पहला प्रश्न जो है वो क्या होने वाला है। देखो यहाँ पे पूछा गया है वर्तमान युवा और खेल मंत्रालय कैबिनेट मंत्री कौन है। यहाँ पे पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा और कर लिया है। यहाँ पे देखो पूछा गया है कि वर्तमान युवा और खेल मंत्रालय कैबिनेट मंत्री कौन है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि मेरे कुछ दोस्त सीधा अनुराग ठाकुर जी को टिक करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी जुलाई 2024 में डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को बना दिया गया है कैबिनेट मंत्री। तो ये आप ध्यान रखना, ऑप्शन वी जो है वो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के मंत्री कौन है कैबिनेट मंत्री, तो याद रखना वो है नितिन गडकरी जी, ठीक है ना। अगर सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग के पूछे जाएंगे तो आप नितिन गडकरी जी को टिक कर देंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ पे पूछा गया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है भाई सब भारत में सबसे तेज चलती है ना। यहाँ पे देखो सबसे तेज चलती है, तो ये तो आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो डेट पूछी जा रही है तो याद रखना ये चली थी 15 फरवरी 2019 को। कब चली थी? 15 फरवरी 2019 को। और ये मैं आपको बता दूं ये दहली टू वहाँ चली थी वाराणसी, ठीक है ना। दिल्ली से वाराणसी चली थी फर्स्ट टाइम। तो ये आप ध्यान रखें। और भारत में सबसे तेज चलने वाली है और सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वो है विवेक एक्सप्रेस, है ना। विवेक एक्सप्रेस है तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे, सबसे लंबी दूरी तय करती है विवेक एक्सप्रेस। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी या बेनिगल नरसिम्हा राव। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो होगा BN राव। BN राव मतलब बेनिगल नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को टिक किया था तो याद रखना ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, है ना। ये स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो याद रखना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और बाद बाकी यहाँ पे सभा का संवैधानिक सलाहकार जो थे वो कौन थे, वो आपके BN राव जी थे, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है वो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। और हो सकता है ये आपसे इम्पोर्टेंट भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे याद रखना भैया अयोध्या में हुआ था, है ना। और अयोध्या जो है ये भी याद रखना कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो भैया अगर आपसे नदी पूछा जाएगा तो आप तुरंत बताएंगे सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या, है ना दोस्त। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि एक खालिस्तान सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। तो भैया यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा। यहाँ पे खालिस्तान की जगह पे क्या आएगा कि लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है, या राजशाही या तानाशाही। तो यहाँ पे बिल्कुल भैया लोकतांत्रिक जो सरकार है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना भैया जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है मोहनजोदाड़ो के उत्खननकर्ता कौन है। मोहनजोदाड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी या रंगनाथ राव। तो देखो भैया अब यहाँ पे बहुत से दोस्त ए और बी में कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाला हूँ और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आप कंफ्यूज रहेंगे। अगर मोहनजोदाड़ो की बात की जाएगी तो याद रखना भैया राखल दास बनर्जी जी ने खोज की थी, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कब करी थी, तो वो भी याद रखना भैया 1922 में करी थी। कब करी थी? 1922 में करी थी। तो ये भी आप याद रखें। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, ये जो मोहनजोदाड़ो है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना भैया सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? सिंधु नदी के किनारे स्थित है, लरकाना जिला पाकिस्तान में, है ना। लरकाना जिला पाकिस्तान में ये स्थित है। देखो दयाराम साहनी जी ने जो खोज की थी, दयाराम साहनी जी ने जो खोज की थी वो की थी हड़प्पा की। किसकी करी थी? हड़प्पा की जो खोज है
वो दयाराम साहनी जी ने करी थी। तो यहाँ पे आप दयाराम साहनी जी को भी याद रखेंगे और प्रश्न का जवाब आपका राखलदास बनर्जी हो जाएगा, ठीक है ना। 1922 में करी थी, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। और देखो यहाँ पे दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की थी, और ये पता है ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये भैया रावी नदी के किनारे स्थित है ना, कौन, हड़प्पा। और इसकी जो खोज है वो याद रखना भैया कब करी थी, तो वो 1921 में करी थी, है ना। 21 में हड़प्पा की, 22 में मोहनजोदाड़ो की। और मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है ना, ये भी आप याद रखना। और देखो रंगनाथ राव जो हैं, इनको याद रखना, इन्होंने लोथल की खोज करी थी, किसकी, लोथल की। तो लोथल भी आप याद रखेंगे, लोथल की खोज करी थी। और ये कौन सी लोथल जो है, ये बता दूं भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखना। और इसकी जो खोज है वो 1955 से 1962 तक की गई थी, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और अब मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ आपका मिस हो रहा हो, क्योंकि सभी डिटेल जो मैं बताता हूँ आप नोट कर लिया करो। और देखो यहाँ पे दिया है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। देखो इसका मैंने जो क्वेश्चन का आंसर जो किताब में लिखा था उसमें मेघालय लिखा था, लेकिन जब मैंने चेक किया तो मुझे पता लगा कि अब मेघालय में भी है। और यहाँ पे जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन डी। अगर यहाँ पे ऑप्शन में सिक्किम दिया होता है एक बार, ठीक है ना, एक बार अगर सिक्किम दिया होता तो आपका सही जवाब हो जाता। क्योंकि अब जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही है वो सिक्किम के सांगपो तक बिछाई जा रही है। ये मैंने आपको ये अभी कुछ दिन पहले ही बताया था, है ना। तो अगर सिक्किम दिया होता तो आपका सही जवाब हो जाता है। यहाँ पे सिक्किम दिया नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है किस शहर में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव शुरू हुआ है। किस शहर में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव जो है वो शुरू हुआ है। नई दिल्ली, देहरादून, मुंबई, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो याद रखना भैया मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुंबई। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं ये 4 से 5 नवंबर, है ना, 2023 में आयोजित हुआ था। 4 से 5 नवंबर 2023 में आयोजित हुआ था। कहाँ पर, मुंबई में। तो ये भी याद रखना, मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। क्या, आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है वर्ष खालिस्तान में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो कौन से वर्ष में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, तो वो वर्ष यहाँ पे क्या होगा आपका सही जवाब। तो याद रखना भैया ये हुई थी जो 1950 में, और डेट थी 15 मार्च, ठीक है ना। कब हुआ था, 1950 में, डेट थी 15 मार्च। और जो प्रधानमंत्री जी थे वो कौन थे, तो वो याद रखना आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे, है ना, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो वो भी आप याद रखना। और आपको बता दूं कि जो योजना आयोग थी उसके जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री जी होते थे, ठीक है ना। अब क्या हो गया, अब तो नीति आयोग हो गया है। और नीति आयोग के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बस आप क्लास में बने रहिएगा, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पे देखो दिया है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। किलोवाट घंटा जो है ये इनमें से किसकी इकाई है। तो याद रखना भैया यहाँ पे जो सही जवाब आपका ऊर्जा दिया है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, क्योंकि मैं 5 सेकंड रुकता हूँ इसीलिए कि मेरे जो भी दोस्त हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है पशुमूर्ति रामलिंगा शास्त्री का संबंध किस नृत्य शैली से है। पशुमूर्ति रामलिंगा शास्त्री का संबंध किस नृत्य शैली से है। ये क्वेश्चन शायद हम लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे याद रखना भैया इनका जो संबंध है वो कुचिपुड़ी से है। किससे, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है ये किस राज्य का नृत्य है, किस राज्य का लोक नृत्य है। तो याद रखना भैया आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, जिसकी स्थापना भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश 1953 में, है ना, 1953 में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कथकली जो है ये भैया केरल का है। कहाँ का, केरल का है। और इनसे संबंधित भी याद रखना, एक तो वो हैं पंकज चरण दास, है ना। एक तो आप याद रखेंगे नाम पंकज चरण दास, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। और दूसरा सुनंदा नायर। कौन, सुनंदा नायर। तो सुनंदा नायर और पंकज चरण दास जी को जरूर याद रखेंगे, ये कथकली से संबंधित है। और देखो ये पेपर में पूछे भी जाते हैं।
और यहाँ पे कत्थक से भी याद रखना, कत्थक जो है ये उत्तर प्रदेश का है। किसका? उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पे इनसे संबंधित लोग भी याद रखना आपको, जैसे कि आपके लक्षु महाराज हो जाएंगे, है ना, लक्षु महाराज हो जाएंगे और बिरजू महाराज हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर किसी के नाम के पीछे महाराज लग रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कौन से नृत्य से संबंधित हैं, तो तुरंत आपको कत्थक बता देना है, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं यहाँ पे अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है, भारत की संसद ने वर्ष खालिस्तान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम लागू किया था। तो भैया कौन से वर्ष में किया था? तो आपको यहाँ पे बताना है कि भारत की संसद ने वर्ष इतने में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम लागू किया था। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 1952 में। कब? 1952। ऑप्शन सी यहाँ पे जो दे रखा है वो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूं कि राष्ट्रपति जी का जो पद है, राष्ट्रपति जी का जो पद है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल आप बता देंगे कि आर्टिकल 52 में दिया गया है। अगर राष्ट्रपति जी पे महाभियोग की जो कार्रवाई होती है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटा दिया जाता है, अगर उसकी बात करें तो वो कौन से आर्टिकल में है, तो आप बता देंगे आर्टिकल 61 है ना। उपराष्ट्रपति जी का जो पद है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? उपराष्ट्रपति जी का जो पद है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया? तो याद रखना भैया आर्टिकल 63 में दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखो, आपको जो भी मैंने बताया है एक्स्ट्रा आपको नोट कर लेना है दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो ये देखो भैया, आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए, ठीक है ना, ये हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि ये आप इम्पोर्टेंट आपके लिए इसलिए है कि पहला तो इसका जो उद्घाटन है वो गुजरात में किया है। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात के कहाँ? साबरमती में। कहाँ पर? साबरमती में। तो ये देखो गांधी जी से भी संबंधित है साबरमती आश्रम, तो इसलिए हो सकता है कि पूछ लिया जाए, इसलिए आपको इसको विशेष रूप से स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, ये स्थापना भी आपको बतानी है, ठीक है ना। तो याद रखना भैया, पहले तो हमारे प्रश्न का जो जवाब है वो हो जाएगा हाजीपुर। क्या हो जाएगा? हाजीपुर। अब यहाँ पे अगर हम लोग स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2002 में। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2002 में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो आपको सिकंदराबाद दिया गया है। सिकंदराबाद में कौन सी रेलवे का मुख्यालय स्थित है? तो याद रखना भैया, ये दक्षिण मध्य रेलवे है ना, दक्षिण मध्य रेलवे। तो ये भी आप याद रखेंगे। ये देखो आपका पूर्व मध्य रेलवे जोन है हाजीपुर, और यहाँ पे दक्षिण मध्य रेलवे पूछा जाएगा तो सिकंदराबाद, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में। कब हुई थी? 1966 में हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इलाहाबाद में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? इलाहाबाद में याद रखना उत्तर मध्य रेलवे। क्या? उत्तर मध्य रेलवे, है ना। देखो पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, ठीक है ना। इसकी जो स्थापना वर्ष है वो याद रखना 2003 में हुई थी। कब? 2003 में हुई थी। अगर यहाँ पे मैं आपसे दक्षिण रेलवे का मुख्यालय पूछूं तो आप क्या बताएंगे? बताइए। दक्षिण मध्य रेलवे का, दक्षिण मध्य कह रहा हूँ, दक्षिण रेलवे का अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया चेन्नई में है। कहाँ पर? चेन्नई में। अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? इसकी स्थापना को आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है ना दोस्त। और बाद बाकी जो भी डिटेल मैंने बताई है इसको नोट कर लो। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोन हैंग हो रहा है मुझे लग रहा है। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना कब हुई थी? भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, है ना। ये आपके लिए जानना देखो ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट तो पहले तो प्रश्न का जवाब है जो कि 1847 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1847 ऑप्शन बी में जो दिया गया है सही जवाब हो जाएगा। और ये पता है किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना भैया लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1951 में उसकी स्थापना हुई थी। IIT खड़गपुर, है ना, IIT खड़गपुर की स्थापना हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे 1951 में। और 1800 में किसकी स्थापना हुई थी? 1800 में तो याद रखना फोर्ट विलियम कॉलेज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कहाँ पर? कोलकाता में।
तो ये भी आप याद रखेंगे। कोलकाता में सन 1800 में, तो फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 और आईआईटी खड़गपुर आपका 1951 में, और यहाँ पे जो आपका रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका 1847 में। तो ये भी आप लॉर्ड डलहौजी द्वारा याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ दिया है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर कौन थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर कौन थे, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे देखो अपने प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दोस्त करना है, और यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, अब्दुस सलाम। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इन्हें कब मिला था नोबेल पुरस्कार, तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो याद रखना 1979 में। कब? 1979 में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और देखो जब 1979 को याद आया होगा तो आपको यहाँ से याद आ गया होगा कि भैया मदर टेरेसा को भी तो मिला था, है ना, शांति के लिए। तो बिल्कुल दोस्त ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को याद रखना, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, और वैसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और वैसे तीसरे राष्ट्रपति थे भारत के। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और एक बार अपने भाई को ना प्लीज, जो भी मेरे पुराने दोस्त हैं वो सब लाइक वाला बटन दबाते हैं। एक बार अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हैं तो लाइक वाला बटन आपको जरूर दबाना है, ठीक है ना। देख लो मैं बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद नहीं कराता हूँ, सिर्फ अपनी बात करने के लिए 1 मिनट कह के रुकता हूँ, है ना। और देखो यार थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोगों का सपोर्ट जो है बहुत अच्छा सपोर्ट है, और बेल आइकन को दबा लेना ताकि जैसे क्लास आएगी सबसे पहले आपको मिला करेगी। और अगर हेल्प करना चाहते हो भैया की, तो कोई पैसा मुझे नहीं देना है, बस थोड़ा सा यार शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में क्लास को, ठीक है ना दोस्त। तो मुझे पता है आप जरूर शेयर करेंगे, इतना मुझे आप पे भरोसा है। और चलते हैं नॉन स्टॉप अपने क्लास में। अब देखो यहाँ पे दिया है मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो सोच समझ के जवाब करना है, और कमेंट बॉक्स में जवाब आपका आ चुका होगा। और यहाँ पे आपका केरल ऑप्शन सी जो दे रखा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में याद रखना वो मनाया जाता है यात्रा, है ना, मैंने उस दिन आपको बताया था यात्रा। तो ये भी आप याद रखें। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला भी होता है ना, तो वो भी आप याद रखें गंगा सागर मेला की अगर बात की जाएगी। और पश्चिम बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है ना, सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन, है ना, सुंदरबन का जो डेल्टा है वो भी आपका पश्चिम बंगाल में है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो तमिलनाडु दे रखा है, तमिलनाडु से अगर संबंधित आपको याद आ रहा हो तो बताओ, नहीं तो नोट करो भरतनाट्यम, है ना, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज मैं बता दूं, आज मैं आपको एसएससी जीडी की भी क्लास दे सकता था, ठीक है ना, जिसमें आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको प्रीवियस पेपर से मिलने वाले थे। मैं कर चुका हूं उसको रेडी, मुझे पता है, ठीक है ना। और 10 आपके करंट अफेयर और प्लस टोटल आपके जो हैं 50 क्वेश्चन हैं। तो एसएससी जीडी की क्लास दे सकता था, बस समस्या ये है कि आज मुझे अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करना है ना। स्कॉलरशिप आ जाएगी फिर तो मज़ा आ जाएगा दोस्त। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। पहले तो आप ये बताओ, विमुद्रीकरण आपको पता है किसे कहते हैं? नहीं पता है तो कभी नहीं भूलोगे, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो विमुद्रीकरण होता है जब सरकार है ना, जो सरकार है वो किसी पुराने नोटों को, पुराने करेंसी को बंद करती है और नई करेंसी लाती है ना, लॉन्च करती है, तो उसे कहते हैं विमुद्रीकरण, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर, मतलब कि कोई नए नोट स्टार्ट किए गए थे, पुराने बंद किए गए थे। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे तुरंत की बात कर रहे हैं हम लोग। उस टाइम उर्जित पटेल जी थे आरबीआई के गवर्नर, है ना। कौन थे? उर्जित पटेल जी थे। तो बिल्कुल दोस्त ये आपको ध्यान में रखना है। और देखो उस टाइम गवर्नमेंट ने 500 के नोट और 1000 के नोट बंद किए थे, है ना। और कौन से नोट स्टार्ट करे थे? दूसरे 500 के नोट और साथ में 2000 का नोट, और 2000 के नोट को फिर से बंद कर दिया गया। कब किया गया ये आप आज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना। और देखो श्री शक्तिकांत दास जी जो हैं ये अभी हमारे वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं, है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे, वर्तमान में श्री शक्तिकांत दास जी हैं। और जब नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय उर्जित पटेल जी थे। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे दिया है प्रधानमंत्री जी ने बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है।
प्रधानमंत्री जी ने बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन कहाँ किया भैया? ये आपके करंट वाले क्वेश्चन हैं, इनको नोट करते चलो साथ में। और यहाँ पे सही जवाब आपका बेंगलुरु, ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे, और 20वां क्वेश्चन है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो, ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जगह का नाम है मुगल सराय, है ना? क्या? मुगल सराय। तो ये भी आप याद रखेंगे, मुगल सराय में स्थित है। और इसका जो नाम है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, है ना? तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और सही जवाब यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे दिया है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी? बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना है किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी? दूसरा आपको यहाँ पे ये भी बताना है कि किस देश के सहायता से हुई थी। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आपने नोट कर दिया होगा, क्योंकि 5 सेकंड आपके पूरे होते हुए। और अब यहाँ पे मैं आपको प्रश्न का जवाब बताने वाला हूँ। और यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो कि अगर ये भी आपसे पूछा जाता है कि पूर्ण रूप से असफल रही पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो वो थी आपकी असफल योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्त। ठीक। और देखो, ये कौन से देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो याद रखना भैया, सोवियत संघ, है ना? सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो स्थापना तृतीय पंचवर्षीय जो है योजना, इसका कार्यकाल भी यहाँ पे पता होना चाहिए, 1961 से 1966 तक। और फिर देखो 1966 से 1969 तक, मतलब 3 वर्ष तक ये योजना अवकाश रहा था, है ना? कोई योजना नहीं आई थी। यहाँ पे क्या रहा था? यहाँ पे योजना अवकाश रहा था। यहाँ पे हरित क्रांति लॉन्च हुई थी। कौन सी? हरित क्रांति लॉन्च हुई थी, है ना? तो ये योजना अवकाश जरूर याद रखना, 1966 से 69 तक। ठीक है ना? और 66 तक जो योजना थी वो तृतीय योजना थी, जो कि पूर्ण रूप से असफल रही थी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे पूछा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो भैया देखो, यहाँ पे जो दिया हुआ है उस हिसाब से आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी 24 घंटे हो जाएगा, है ना? ऑप्शन बी 24 घंटे हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको 24 घंटे ना दिया गया, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ऐसा जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखना भैया, पृथ्वी जो है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, हाँ सही है, 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। तो ये आप ध्यान रखना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 24 घंटे दिया तो 24 घंटे लगा दिया, जिस वजह से क्या होता है, रात और दिन होते हैं, है ना? ये आपको ध्यान में रखना है। 365 दिनों में क्या होता है? 365 दिनों में जो पृथ्वी है वो एक चक्कर लगाती है सूर्य का, है ना? तो ये 365 दिन लगते हैं और लगभग कुछ घंटे लगते हैं, लगभग 6 घंटे लगते हैं। इनमें क्या होता है, 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर सूर्य का पृथ्वी लगाती है। ठीक है ना? तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं अपने अब अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त दिया गया है कि वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में है? वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है वो किस मंडल में है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना भैया, ये यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो क्षोभ मंडल हो जाएगा, है ना? क्षोभ मंडल, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये इस मंडल से और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे मौसम संबंधित जो घटनाएं होती हैं, है ना? जो मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधित, वो भी इसी मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ठीक है ना? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मैं बता दूं, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ये भी आपको ध्यान रखना। वायुमंडल की सबसे निचली परत आपकी यही है। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ पे समताप मंडल से याद रखना, जो वायुयान होते हैं ना, जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं वायुयान, वो यहाँ पे उड़ते हैं कौन से? समताप मंडल में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्त। यहाँ पे दिया है, हाल ही में किस राज्य ने एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य ने एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है? तो यहाँ पे आप जो है प्रश्न का जवाब क्या लगाएंगे? तो देखो दोस्त, यहाँ पे हाल ही में पूछा है तो मतलब कि 2024 में बताना है ना? और अगर हाल में ना पूछा होता तो 2023 का भी अगर आंसर करते तो सही हो जाता। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि 2 जगह किया गया है फिर, है ना? तो यहाँ पे देखो, एक चीज़ बता दूं मैं,
यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश दिया है, मध्य प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 2024 में मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया और 2023 में एयर एम्बुलेंस की जो सुविधा थी ना, वो कौन से राज्य ने करी थी? वो झारखंड ने। किसने करी थी? झारखंड ने। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो झारखंड भी आप याद रखेंगे और मध्य प्रदेश को भी आप याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश में ये योजना पता है किस नाम से स्टार्ट की गई है? पीएम श्री एयर एम्बुलेंस, है ना। क्या? पीएम श्री एयर एम्बुलेंस। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, जो मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई। और झारखंड में तो ये 2023 में ही स्टार्ट की जा चुकी थी। तो बिल्कुल यहाँ पे मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो गया। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ दिया है, गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? भैया जिसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे आप क्या बताएंगे? एक बार मैंने वो लेब्राडोर हवाएं पढ़ी थी। लेब्राडोर किन हवाओं को बोलते हैं बताना, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो प्रश्न दिया गया है, इसका सही जवाब आपका नार्वेस्टर जो है, नार्वेस्टर और काल वैसाखी दोनों ही बोला जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन ए और बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। अब आपको याद रहेगा, अगर नार्वेस्टर मैंने इसलिए पूछ लिया कि हो सकता है पेपर में भैया कोई इंग्लिश में लिख दे, है ना, नार्वेस्टर आपसे पूछ ले, और हिंदी में पूछेगा तो काल वैसाखी पूछ सकता है। तो इसलिए दोनों आंसर आपको पता होने चाहिए। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे दिया है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? तो यहाँ पे आपको क्या बताएंगे? आपका सही जवाब क्या है, कब दिया था, ये सब आपको बताना है। तो याद रखना भैया, अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा, ठीक है ना। आपके पास सेकंड हो चुके हैं, आपका आंसर आ चुका होगा कमेंट बॉक्स में। और देखो यहाँ पे जो कब दिया था ये भी याद रखना भैया, 1905 में दिया था। कब दिया था? 1905 में दिया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखो जॉन डाल्टन दिया है, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, है ना, परमाणु की। तो परमाणु को भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखो परमाणु गलत लिख रहा हूँ, है ना, परमाणु को भी आप याद रखेंगे। देखो मैडम क्यूरी ने, याद रखना, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? रेडियम की खोज की थी। किसकी? रेडियम की खोज। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्त, ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जो भी मैंने बताया स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न क्या होने वाला है। देखो यहाँ पे दिया है कि काली खांसी किस अंग को प्रभावित करती है? काली खांसी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये भैया श्वसन तंत्र को करती है। तो मतलब वायु मार्ग यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। वायु मार्ग हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगर ऑप्शन में आपको श्वसन मार्ग अगर मिलता तो वो भी आपका सही जवाब हो जाता, ठीक है ना। श्वसन मार्ग अगर होता तो भी आपका सही जवाब हो जाता, श्वसन तंत्र होता तो भी आपका सही जवाब हो जाता। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब। आंत को बताओ कौन सा प्रभावित करता है? तो आंत को भैया अगर देखो हैजा हो जाएगा, है ना, अगर हैजा हो जाएगा तो भी, और अगर वो हो जाएगा टाइफाइड, ठीक है ना, टाइफाइड हो जाएगा तो भी आपकी आंत को दिक्कत होगी, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे तंत्रिका तंत्र जो है, ये याद रखना भैया, जब टिटनेस होता है, क्या टिटनेस होता है तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, ये भी याद रखना। और देखो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं क्षय रोग अगर हो जाता है, जिसे टीबी रोग भी बोलते हो, तो क्या गड़बड़ होता है बताओ? बॉडी में किसको प्रभावित करता है? तो याद रखना भैया फेफड़ों को करता है। किसको? फेफड़ों को करता है। और देखो टीबी के लिए एक वो भी जब हम छोटे होते हैं तो हमें एक टीका भी तो लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है? VCG का टीका। किसका? VCG का टीका लगाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, किस पिंड का भार ध्रुवों पर खाली स्थान होता है? तो भैया किसी पिंड का जो भार है वो ध्रुवों पर कम होता है, उच्च होता है, समान होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपने आंसर कर दिया होगा। और यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्च हो जाएगा यहाँ पे क्या आपका बिल्कुल राइट जवाब। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर रहेगा। तो पानी का स्तर क्या रहेगा? कम हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, या फिर समान रहता है? तो भैया देखो ये रहा आपका एक पानी का गिलास, और यहाँ पे समझ लो कि इसमें भरा है ये पानी, ठीक है ना, पूरे में ये भरा है यहाँ पे पानी, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पे एक टुकड़ा बर्फ का तैर रहा है। अब ये जब पिघल जाएगा तो इसमें क्या फ़र्क होगा इस पानी में? भैया मैं आपको बता दूं, जब ये इसमें पानी में तैर रहा है तो इसने अपना जो एरिया है, जो घनत्व है, वो तो घेर ही रखा है ना। तो भैया कुछ नहीं होगा, समान रहेगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, समान रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर।
देखो यहाँ पे दिया है भारत के पहले एलिवेटेड 8 लाइन एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किसने किया है। तो भैया देखो ये याद रखना, इसमें 16 लाइन है, एलिवेटेड 8 लेन मतलब एक तरफ 8 लाइन है, ठीक है ना, एक तरफ 8 वाहन जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, एक तरफ से 8, दोनों तरफ से कितना हो जाएगा 16। तो भैया इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया होगा। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो याद रखना हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कौन से NH पर है ना, कौन सा नेशनल हाईवे है, तो याद रखना भैया ये NH 48 पर है। कौन सा 48 पर है। और देखो एक आपसे वो भी पूछा जाता है सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन है, तो NH कौन सा बताते हो, NH 44 बताते हो ना, तो ये भी आप याद रखना। और ये आपका 48 पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे दिया है सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों को कौन अवशोषित करता है, इनमें से A B C D में से आप अपना सही जवाब लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे हमारा जो ओजोन परत है ये रोकता है, ये ओजोन परत हमारा परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करता है ना। तो लेकिन हम क्या करते हैं, हम फिर भी CFC गैस से इसे हानि पहुंचा देते हैं, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो भैया याद रखना, अगर ये पूछा जाएगा कि ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली गैस कौन सी है, तो याद रखना CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये इसे हानि पहुंचा रही है। और देखो यहाँ से ओजोन परत से एक क्वेश्चन और बनता है, इसकी जो मोटाई है ना वो मापने के लिए कौन सी इकाई यूज की जाती है, कौन सी विधि, तो याद रखना भैया डॉप्शन, है ना, डॉप्शन इकाई का यूज किया जाता है इसकी मोटाई नापने के लिए। यहाँ पे बड़ी ई बना दिया मैंने, छोटी ई बनना चाहिए था, ठीक है ना, इकाई। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, डॉप्शन इकाई, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने अब अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है। कावेरी जल विवाद जो है वो किन राज्यों से संबंधित है। और देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुकूंगा और मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबा देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर मेरी बाकी में हेल्प करना चाहते हो तो शेयर जरूर कर देना। तो चलते हैं अपने क्लास में। देखो यहाँ पे दिया है कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है। तो कावेरी जल विवाद जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु से संबंधित है। कर्नाटक और तमिलनाडु जो है ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और कृष्णा नदी जल विवाद जो है, कृष्णा नदी विवाद जो है वो याद रखना आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है ना। कौन सा, कृष्णा नदी विवाद जो है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और महाराष्ट्र से संबंधित है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ, और आप क्लास में बने रहिएगा और बेहतर बेहतर क्वेश्चन करते रहिएगा। देखो यहाँ पे दिया है विश्व में पहली मेट्रो रेल कहाँ चलाया गया था। पहली मेट्रो रेल पूछा जा रहा है कि कहाँ चलाई गई थी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे चलाया गया था, यहाँ पे बर्तनी थोड़ी गलत लिखी हुई है ना, अगर हिंदी में होता तो ये शुद्ध नहीं था। अब यहाँ पे आप सही जवाब जो है वो याद रखना भैया लंदन में चलाई गई थी। कहाँ पर, लंदन में पहली मेट्रो रेल की बात हो रही है। और भारत में तो कोलकाता में चलाई गई थी, है ना, कहाँ पर, कोलकाता में, कोलकाता मेट्रो। और यहाँ पे देखो लंदन में ये कब चलाई गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना भैया ये 10 जनवरी 1863 में चलाई गई थी। कब, 10 जनवरी 1863 में चलाई गई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और भारत में तो ये 1984 नहीं, हाँ सही है, 1984 में चलाई गई थी। और देखो यहाँ पे दिया गया है भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखो सी से चीफ डिफेंस स्टाफ, है ना, तो चीफ डिफेंस स्टाफ जो है वो दूसरे कौन है। पहले तो आप सभी को पता है कि हमारे बिपिन रावत सर जी थे, है ना, तो जो कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ये शहीद हो गए थे, है ना। तो अब यहाँ पे दूसरे आपसे पूछे गए, तो याद रखना भैया लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। वर्तमान में जो हमारे सेना अध्यक्ष जी हैं, थल सेना अध्यक्ष जी हैं, वो भी याद रखना जनरल मनोज पांडे जी हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक खालिस्तान की स्थापना की गई थी। तो भैया नीति आयोग नामक एक इनमें से ऑप्शन में से बताना है, थिंक टैंक, नीति विचारक समूह, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो याद रखना भैया आपका थिंक टैंक या फिर नीति विचारक समूह, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्योंकि देखो ये आपका इंग्लिश में है थिंक टैंक, है ना,
और हिंदी में आपका नीति विचारक समूह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना बात एक ही है ना, बस हिंदी और इंग्लिश का फ़र्क है। तो ए और बी दोनों सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है पेपर में भैया आपसे हिंदी इंग्लिश में पूछ देगा तो आप कहोगे ये तो बताया ही नहीं था आपने। और देखो यहाँ पे दिया है रैंगलर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। रैंगलर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो भैया यहाँ पे हम क्या बताएंगे, हमारा सही जवाब क्या होगा, आंसर करो भैया। और तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है, पहले तो करंट का क्वेश्चन है ये, और स्मृति मंदावा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और देखो ये हरमनप्रीत कौर जी हैं, ये अब जो महिला क्रिकेट टीम है उनकी कप्तान है ना। इनको भी अभी नियुक्त किया गया था उसका किया गया था प्यूमा का, किसका, प्यूमा का। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, प्यूमा का किया गया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है। कौन सा, बोनालू पर्व। तो भैया बताओ ये पर्व कौन से राज्य में मनाया जाता है, बोनालू पर्व। अगर पता है तो आंसर करिएगा, और नहीं पता है तो नोट करिएगा, तेलंगाना। क्या, तेलंगाना। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, K2 माउंट डिओवोली या फिर सैंडल पीक। तो यहाँ पे देखो जैसे ही आपने सुना होगा सैंडल पीक, वैसे ही आपने तुरंत बता देना है कि आपका सही जवाब हो गया, क्या, सैंडल पीक। आप देखो इसकी जो ऊंचाई है ना वो भी आपको याद रखना है। ये पहले तो उत्तरी अंडमान में स्थित है, किसमें, उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है ना। अब इसकी जो ऊंचाई है ना, हाइट जो है वो कितनी है, तो याद रखना भैया 732 मीटर है। कितनी, 732 मीटर है। तो ये आपको क्या ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखो माउंट डिओवोली जो दे रखा है ये दूसरी ऊंची चोटी है, ये दूसरी, ये पहली सैंडल पीक है, दूसरी आपकी ये है। तो ये आप याद रखना, इसकी जो ऊंचाई है ना वो भी आपसे पूछी जा सकती है, तो वो है 515 मीटर। ठीक है ना, ये आपकी दूसरी हो जाएगी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ दिया है निम्न में से झीलों के अध्ययन को कहा जाता है। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो भैया झीलों के अध्ययन को अगर पूछेगा तो आप बता देंगे निम्नोलॉजी बोला जाता है ना, निम्नोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगर पेडोलॉजी की बात करेंगे तो पेडोलॉजी आप बताइएगा फटाफट कि पेडोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है। तो याद रखना भैया मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है, किसके, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। और पेट्रोलॉजी जो है ये किसके अध्ययन को कहा जाता है, पेट्रोलॉजी। तो याद रखना भैया ये चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है, किसके, चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का जो नाम है वो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या नाम है। देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे आप जो सोच रहे हैं वो सही जवाब है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे थे, कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। और देखो यहाँ पे इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम पूछा गया है, तो आप कथक को बिल्कुल आसानी से टिक करेंगे और यहाँ पे आपका सही जवाब कथक हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन टनल का उद्घाटन किया गया है। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लैंड टनल का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे याद रखना भैया ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता जो है वो किस इकाई में मापी जाती है, डेसिबल, हर्ट्ज या फिर वेग। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, देखो वेग तो होगा ही नहीं है ना, तो डेसिबल या हर्ट्ज में आप उलझ रहे हैं। तो याद रखना भैया प्रबलता जो है वो डेसिबल में नापी जाती है, जिसे किससे, डीवी से दर्शाया जाता है ना, डीवी से। और जो हर्ट्ज होता है इसमें याद रखना तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो मापी जाती है ना, जो तरंगों की आवृत्ति होती है उसको नापा जाता है। तो वो आप ध्यान में रखेंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। ठीक है, निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। तो भैया देखो मुद्रा जारी करना तो है ही आरबीआई का काम, आखिरी कर्जदाता भी वही है भाई, उससे आगे कौन है। तो यहाँ पे याद रखना ए और बी क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कुछ चीज़ें तो मैं क्लास में सिर्फ इसलिए बोलता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझें और याद कर लें किसी ट्रिक वाइज से। ठीक है ना,
तो बिल्कुल दोस्तों, और यहाँ पे देखो दिया है निम्न में से परिवार पहचान पत्र योजना किस राज्य से संबंधित है। तो भैया अगर यहाँ पे अभी हरियाणा दिया होता आप बिल्कुल आसानी से टिक कर देते, है ना, मुझे पता था आप कर देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में हरियाणा दिया ही नहीं है, और मैं आपको बता दूं इनमें ऑप्शन डी भी नहीं है, ठीक है ना, इसे हटा देते हैं। अब इन 3 राज्यों में से आप बताइए। तो याद रखना भैया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। इसे बोलते हैं फैमिली पहचान पत्र, है ना, फैमिली पहचान पत्र। तो FPP शॉर्टकट हो गया इसका। और याद रखना भैया जम्मू कश्मीर से, और वैसे ये हरियाणा से भी संबंधित है ना, हरियाणा में भी लागू हो चुका है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और देखो यहाँ दिया है हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या है। हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग जो है उसका नया नाम जो है वो क्या है, यहाँ पे आपको बताना है। तो भैया यहाँ पे आपको याद रखना उसका नाम है अटल टनल, है ना, अटल टनल। ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। इसकी अगर लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें, तो लंबाई कितनी होगी, तो याद रखना 9.02 किलोमीटर, है ना, 9.02 किलोमीटर। अगर इसकी हाइट की बात करें, इस टनल की जो हाइट है ना, इसकी अगर बात करें तो याद रखना भैया 360 मीटर, है ना, कितना 3060 मीटर, है ना, मैं यहाँ पे गलत बता रहा था, 360 बोल रहा था, माफ़ी चाहता हूँ। 3060 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो इसको भी आप याद रखेंगे और लेंथ भी याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अब अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। ICC विश्व कप 2023 का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ICC विश्व कप 2023 का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, बिल्कुल सोच समझ के इसका देखो जवाब करना है, गलत जवाब नहीं करना है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका सचिन तेंदुलकर जी, ऑप्शन बी जो है गॉड ऑफ क्रिकेट आपका सही जवाब हो जाएंगे, सचिन तेंदुलकर जी। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ पे दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, तो भैया इसमें याद रखना इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो है 42, कितनी है 42। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही जवाब। अगर यहाँ पे फर्स्ट की बात करेंगे पहले स्थान पर, तो याद रखना भैया वो है अमेरिका। कौन है, अमेरिका है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है। दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला जो है वो कौन है। तो बिल्कुल दोस्त यहाँ पे आपका जो सही जवाब है थोड़ा सोच समझ के करना, देखो गलत नहीं करना है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका हरप्रीत चंडी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं, है ना। हरप्रीत चंडी जी जो हैं ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाली अकेली प्रथम भारतीय महिला है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पूछा है शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो याद रखना पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए। पुष्यमित्र जो है और इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी, आप ध्यान रखेंगे। श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके बाद अपने अगले प्रश्न की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है 27 सितंबर हो जाएगा। कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। और देखो 21 सितंबर को याद रखना भैया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है वो आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है। 29 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो याद रखना विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। क्या, विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्त। और मैं उम्मीद करता हूँ आज हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किए हैं आपको समझ आ गए होंगे। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।